अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर मार्केट और इंडस्ट्री की भी बात करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को मराद दी जा रही है, लेकिन उसके बरक्स जो कॉटन पावरलूम सेक्टर है, जो कि बहुत तगड़ा और बेहतरीन सेक्टर था, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है। पावरलूम से जुड़ी सनत बंद हो रही है, मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी की सनत भी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन टेक्सटाइल में बेहतरी हुई। वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद का ट्वीट किया और पैगाम दिया कि हमने अपनी बरामदात को बेहतर कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ तिजारती खसारा 32% से ज़ायद हो चुका है, मतलब उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। इसकी क्या वजूहत हैं और जो एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है 18.3%, वो किन सेक्टर्स में है और जो दीगर इंडस्ट्री है उसको क्या मुश्किलात हैं, इस पर भी बात होगी। फिर स्टेट बैंक ने जो पेंशन के अखराजात हैं उसके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्यों ऐसा किया गया है। और स्टेट बैंक ये भी कह रहा है कि महंगाई भी बढ़ेगी और जो इक्तसादी शरह नमू है वो 1.5% से 2.5% तक रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस के हालात को बहुत आसान और सहल नहीं है। हुकूमत अरबों रुपए की सब्सिडी तो देने जा रही है टेक्सटाइल सेक्टर को, लेकिन बाकी जो दीगर सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री से जुड़े, उसका क्या होगा और आम कारोबारी जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद नवाज साहब, साबिक चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम्स एसोसिएशन के। राना एहसान अफजल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे मौशियात हैं। एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। एहसन साहब, पहले ज़रा आपसे शुरू कर लेता हूँ। सर, 45,000 प्लस हो गई स्टॉक मार्केट। ये वही स्टॉक मार्केट है जो 27,000 पर जा रही थी और 30,000 से बढ़ के नहीं दे रही थी। 45,000 बड़ा अच्छा नंबर है सर। इंटरनेशनल मार्केट जो बढ़ी हैं और फिर हमने ऑयल प्राइसेस को देखा, $20 से जो इम्प्रूव होके अब इस वक्त $53 तक जो है वो ऑयल प्राइसेस जा चुकी हैं। ये चीज इंडिकेट करती है कि फंडामेंटली मार्केट के अंदर जो स्क्रिप्ट्स हैं काफी उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी गई है। फिर हमारा जो इकोनॉमिक डेटा है रेमिटेंसेस का देखें, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट में $200 मिलियन से आगे जो है वो पैसे आ गए। तो हमने देखना है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है सीमेंट सेल के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ है, ऑटो सेल्स के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो हमारी एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो 18% से ज्यादा दिसंबर में उसमें ग्रोथ देखी गई है। तो आई थिंक कि ये जो मराइल इकोनॉमिक डेटा जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तेजी देखी जा रही है। कंस्ट्रक्शन जो पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है, आई थिंक कि उसका भी इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है उस पर स्टील सेक्टर, सीमेंट जो है हमारी वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो जा रही है। तो हमें सारी चीजों को देखना है। ओवरऑल जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, फॉरेन इनफ्लोज मार्केट में आना शुरू हो गए, रुपीज स्टेबिलिटी दोबारा से देखी जा रही है, इंप्रूवमेंट आई है अगेंस्ट डॉलर। तो ये सारे जो मामलात हैं इनको अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो जस्टिफाई होती है। ठीक है, मार्केट की इम्प्रूवमेंट जस्टिफाई होती है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं, चूंकि कुछ मुआहदे बेहतर हो रहे हैं गवर्नमेंट के, कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ मुश्किलात हैं। जैसे मैं गर्दिशी सेक्टर की बात कर लूँ, पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट है वो भी सर नवंबर तक 23 खरब और 6 अरब रुपए बढ़ गया है। ये भी एक बड़ा मसला है, इस पर भी बात करूँगा। मैं ज़रा चौधरी नवाज साहब से, चौधरी साहब सर टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी मराद दे रहे हैं, बड़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो अच्छा मैं ज़रा राना एहसान साहब से पहले इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। राना साहब, सर हुकूमत की तरफ से जो दिसंबर के अदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं उसमें बरामदात बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए बताया गया है, लेकिन हक़ाइक़ अगर देखें तो तिजारती खसारा 2.7 पर है। इसका मतलब ये हुआ $651 मिलियन ज़्यादा है पिछले साल की इसी मंथ की बरामदात के मुकाबले में। अरसलान, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जुलाई टू दिसंबर में एक्सपोर्ट्स के अंदर 5% इजाफा हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्री कोविड लेवल पे आपकी एक्सपोर्ट्स आ गई हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें अगले 6 माह पे भी, जो हुकूमत का टारगेट है 26 बिलियन का, अल्लाह करे वो अचीव हो जाए, लेकिन हम लोग अभी भी वही फंसे हुए हैं 22, 23, 24 अरब की एक्सपोर्ट्स के अंदर। लेकिन हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो एज ए रेशो डबल हैं या डबल से भी ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से। तो वही आपने देखा कि जहां इकोनॉमी आपकी किसी हद तक बंद थी और कोविड सिनारियो में तो आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर भी इंपैक्ट था। फिर आपको ऑयल प्राइसेस ने बड़ा सपोर्ट किया, जो कि एक बड़ा मेजर पोर्शन आपके इंपोर्ट्स का लेता है।
तो अब जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रेड का जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा है और 32% से ये दिसंबर में बढ़ा। यहाँ गवर्नमेंट क्लेम करती रही कि जी ट्रेड का सारा बड़ा कंट्रोल में आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा कंट्रोल में आ गया है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चेंजेस की वजह से नहीं आया, शॉर्ट टर्म में आपको ये मिल गया है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जिस तरह इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी तो ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है सर, ठीक है ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, दूसरी तरफ इकोनॉमी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा था, उसके सर्कुलर डेट की, फिर और दीगर लाइन लॉसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। मैं एहसन मेहनती साहब से भी इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। एहसन मेहनती साहब, सर जो कंपनीज बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर रही हैं स्टॉक मार्केट में, यकीनी तौर पर उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि कमोडिटी मार्केट में हम उनकी सूरत हाल देख रहे हैं, लेकिन कुछ हालात इस तरह के हैं जैसे डॉलर की सूरत हाल बेहतर है, एक जगह रुक गई लेकिन कम नहीं हो रहा, डॉलर 160 और 155 के बीच में खड़ा है। क्या ये ज़्यादा देर ऐसे खड़ा रहने से इकॉनमी पर कुछ असरात मुरतब करेगा? देखिए, आई थिंक कि जो स्टेबिलिटी है डॉलर के अगेंस्ट रुपी, आई थिंक कि ये एक अच्छी खुशाइन खबर है कि एक लेवल पर जो है वो डॉलर मुस्तहकम हो निकला है। अब देखते हैं कुछ दिन रुपी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और कुछ दिन जो है डॉलर हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा है कि डॉलर अगेंस्ट दूसर जो बाकी करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट में वीक रहा है, बट पाकिस्तान करेंसी के साथ मुस्तहकम होने से जो बेहतरी है वो ये है कि जो नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख करती है, जो नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आती है, आई थिंक कि उसका जो है वो जो क्वांटम है वो इम्प्रूव हो सकता है। सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं रुपी स्टेबिलिटी के साथ, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन इन्फ्लोज अब पाकिस्तान मार्केट का दोबारा रुख कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारी ग्रोथ है, जो सीपीआई नंबर जो लेटेस्ट रिसीव है वो 8% के हैं। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि पॉसिबली इंटरेस्ट रेट जो है मुस्तहकम रहने के जो है चांसेस अब बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआई के नंबर जो इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, ओवरऑल जो ग्रोथ फॉल सेल्स की अगर आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर जो ग्रोथ दिखाई जा रही है 5% से ज्यादा। अब जो है हमने देखा कि स्टेट बैंक की तरफ से भी 2.5% तक प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके नंबर्स आ गए। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अगर पॉलिसी रेट भी अगर मुस्तहकम रहता है, एक्सचेंज रेट अगेंस्ट डॉलर जो है वो मुस्तहकम रहता है, तो फॉरेन इन्फ्लोज जो है या फिर रुपी जो डिजिटल अकाउंट्स हैं रोशन, उसके थ्रू जो इन्फ्लोज हैं उसकी क्वांटम जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो नई इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ सकता है अगेंस्ट अगर जो है वो रुपी को स्टेबल किया जाता है। तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बट ओवरऑल इसको जो है ये इस इंप्रूवमेंट को जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और यही चीज हमें कैपिटल मार्केट के अप्रिसिएशन के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। अच्छा राणा साहब, ये चीजें जो इस वक्त एहसन मेहनती साहब कह रहे हैं, आप इससे अग्री करते हैं? जी बिल्कुल, काफी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चैलेंजेस पाकिस्तान को एग्जिस्ट करते हैं। अभी देखें, आपका कोविड सिनारियो में आपका डॉलर रुपी मुस्तहकम रहा, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी सपोर्ट मिल गई कोरोना के अंदर, और पेट्रोलियम प्राइसेस के तहत आपको बड़ी सपोर्ट मिल गई, इंपोर्ट रिडक्शन के तहत आपको बड़ी सपोर्ट मिल गई। फिर रिमिटेंसेस पाकिस्तान की लाइफलाइन रही है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, और इस सिनारियो में जो ट्रैवलिंग बैन थे, तो काफी लोगों ने फॉर्मल जो है वो तरीकाकार रिमिटेंसेस को पाकिस्तान में मुंतकिल करने का वो अपनाया, और उससे रिमिटेंसेस में बेहतरी है। ये सारे पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, लेकिन यहाँ जो बड़े चैलेंजेस हैं आपने राइटली पॉइंट आउट किए हैं। सबसे पहले टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा हदफ है, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो इसके ऊपर जो गर्दसी कर्जे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर किसी किस्म की इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रही, और यही आगे जो है वो गवर्नमेंट को हॉन्ट करेंगे। और अभी आप एक चीज नोट करें कि हम IMF के प्रोग्राम से विड्रॉ किए हुए, सस्पेंडेड हैं, तो जब IMF का प्रोग्राम में हम दोबारा आएंगे तो यूटिलिटी प्राइसेस के ऊपर वो किस तरह का लायमल रखते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर किस तरीके से वो डील करते हैं, एक्सचेंज रेट को कैसे वो, तो ये सारी चीजें अभी आगे आके देखने वाली हैं। अच्छा एहसन मेहनती साहब, IMF का प्रोग्राम अभी आने वाले दिनों में दोबारा से हमें एक तलवार लटकेगी, फिर हम FATF के मामले में एक बार फिर सोच रहे होंगे। ये जो दो चीज़ें हैं ये कंटिन्यूली पिछला पूरा साल भी इसमें हम बहुत परेशान रहे, फिर ये बिजनेस के साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको भी बहुत डैमेज करते रहीं।
क्या आने वाले दिनों में ये दोनों चीज़ों के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी मुरतब करना होगी, वरना फिर दोबारा कोई मुश्किल देखेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे जो रियल इंटरेस्ट रेट अभी तक हम देख रहे हैं वो नेगेटिव 100 बेसिस पॉइंट है। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि IMF प्रोग्राम में जाते ही जो है वो इंटरेस्ट रेट को मुस्तहकम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पॉसिबली 2% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है जैसे ही हम इस प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। दूसरी बात हमें जो अपेरेंटली नजर आ रही है वो पावर टैरिफ की रेशनलाइजेशन है। सर्कुलर डेट का रिजॉल्व है 2.3 ट्रिलियन रुपीस को ये क्रॉस कर गया है। आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट की जितनी सब्सिडीज हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो कमोडिटी सेक्टर के लिए हो, चाहे वो पावर सेक्टर के लिए हो, उससे को और फिर या फिर हम स्टेट जो ओन एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो सब्सिडीज हैं, आई थिंक कि उसको हमें फौरी तौर पर जो है वो खत्म करना पड़ेगा। और आई थिंक कि इसके अंदर जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पावर टैरिफ की रेशनलाइजेशन के अंदर। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग प्लान है सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए, जिसमें इक्विटी की ट्रांसफर की बातें हैं और फिर इसके अलावा कुछ हद तक जो है टैरिफ रेशनलाइजेशन की बातें हैं। आई थिंक कि उसमें हमने देखा है रिसेंटली कुछ मिनिस्टर्स भी जो हैं उनको एक्सपेल किया गया है। आई थिंक कि आगे जाकर IMF प्रोग्राम में पावर को रेशनलाइज करना और फिर जाहिर है उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आना, वो सारे ऐसे मराइल हैं जो हमें वक्त बताएगा कि उसका एग्जैक्टली IMF से क्या जो है उसके डिसीजंस होते हैं। बट अपेरेंटली कोविड पेंडेमिक में इंटरेस्ट रेट का मुस्तहकम रहना और स्टेट बैंक के अंदर जो है वो इस इनिशिएटिव का जो है वो कंटिन्यू होना कि इंटरेस्ट रेट को मुस्तहकम रखना है, ये आई थिंक कैपिटल मार्केट के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफी इसको मुस्बत लिया गया है। बट पावर टैरिफ जैसे बढ़ते आ रहे हैं, आगे IFATF के जो मराइल हैं जिसके अंदर डिसीजंस कुछ मार्च के माह के अंदर होंगे पाकिस्तान को लेके, आई थिंक कि वो भी एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस होंगे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को अगर FATF के अंदर ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होगा, अगर ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान रहता है तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक कि ये आने वाले जो वक्त है वो काफी चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान को देखना है। जिस तरह से इससे पहले बताया गया कि इंपोर्ट के अंदर भी ग्रोथ आई है 25% दिसंबर के माह के अंदर, अगर एक्सपोर्ट में 18% आई है, तो आई थिंक जिस तरह से कोविड के अंदर लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं वहां पर इंपोर्ट डिमांड भी बढ़ रही है। ऑटो सेक्टर की भी ये हम कह सकते हैं कि डिमांड है। इसके अलावा दीगर टेक्सटाइल की जो मशीनरी इंपोर्ट हो रही है उसकी डिमांड इंप्रूव भी है। बट जो चीजें पॉजिटिव हैं जिसमें रेमिटेंसेस $23 बिलियन से ज्यादा हो गई हैं पर मंथ, 2.3 बिलियन से ज्यादा जो है डॉलर से रिसीव हो रहा है, ये आई थिंक एक अच्छी खुशाइन खबर है। और फिर उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो अपेरेंटली हमें नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है। वैसे राना साहब, ये जो बात है ना कि 2.35 अरब डॉलर की जो मुल्की बरामदात है उसके मुकाबले में इंपोर्ट्स भी को उसके 2 गुना रही हैं, 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स रही हैं। देखिए, बिल्कुल आप अगर हिस्टोरिक ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट्स का, तो ये कोई 2013 में 1.6 टाइम्स था आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, तो ये आपकी बढ़ गई 2 टाइम्स क्रॉस कर गई ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, और कोविड के जो फाइनेंशियल ईयर 28 में 1.9 पे आ गई और ये आगे जाके बढ़ेगी। देखिए, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल जो हमारी इकोनॉमी में फ्लॉ है वो यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2.25 टाइम्स, 2 गुना से भी ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से। तो इसके लिए जब तक हम एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसको सपोर्ट करने का यही तरीका है, खाली टेक्सटाइल नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हुकूमत को चाहिए है कि वो मराद दें, उनको इंसेंटिव दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत जो है ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पिछले 2.5 सालों में। लेकिन राना साहब, जो गर्दिशी, आपकी बात ठीक, मैं इसके साथ साथ एक चीज और है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर इन्हिसार उस तरह से कर नहीं पा रहे। हम अपने इखराजात तो कम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमाई, जिसे रेवेन्यू कहते हैं, जो बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो आएगा, उस पर बेस करने की बजाय हम टैक्सेस पे बेस करके बैठे। क्या ये बात गलत है? देखिए, हमारे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह ट्रेडर्स हैं, वो तो टैक्स नेट में है ही नहीं। एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे एरियाज आपके टैक्स नेट में नहीं है, तो हमें टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है। वहां हमें रिफॉर्म्स कोई नहीं नजर आई। और देखें, मुल्क तब तक नहीं चलता जब तक टैक्स कलेक्शन जो है वो ना हो। अब आप देखें, पिछले जो PMLN का दौर था कि 20% ग्रोथ थी टैक्स कलेक्शन में हर साल ऑन एवरेज,
तो अभी आपके पिछले जो 2 साल हैं 0% ग्रोथ रही है, बल्कि टैक्स कलेक्शन बढ़ी नहीं। ये साल है जहां हम अच्छा, एक ब्रेक पर जाता हूं मैं, आप दोनों हजरात से एक ब्रेक पर जाता हूं, वापस आता हूं। तो जरा जो गर्दिशी कर्ज है इसको कंट्रोल करने की कोई तो पॉलिसी होनी चाहिए थी। पिछले लंबे अरसे से जब असद उमर साहब आए तो गर्दिशी कर्ज की बातें बताते भी रहे, उसको कंट्रोल करने के तरीके भी बताते रहे, लेकिन जब खुद हुकूमत में आए और फिर खुद वजारत खजाना संभाली, तब से अब तक गर्दिशी कर्ज बढ़ा है, कम नहीं हुआ। क्या वजूहत हैं और फिर क्या ये कंट्रोल नहीं होता तो आगे आने वाले दिनों में पावर शॉर्टेज के साथ साथ पावर प्राइसेस का बढ़ना आवाम पर एक बड़ा बोझ नहीं हो जाएगा? ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। गर्दिशी कर्ज की बात हो रही थी राना एहसान अफजल साहब और एहसन मेहंदी साहब से। राना साहब, गर्दिशी कर्ज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं ज़रा एहसन साहब से भी इस पर बात कर लेता हूँ। सर, जब हम सर्कुलर डेट की बात करते हैं, उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं, इतना लंबा अरसा हो गया इस गवर्नमेंट को सर्कुलर डेट कंट्रोल करने की, बहुत सारी बातें असेंबली में आने से, जब खुद हुकूमत में नहीं थे तो असेंबली में जब अपोजिशन बेंचेस पे थे तो बताते थे असद उमर साहब। लेकिन अगर आप पिछले 2.5 साल में देखें तो मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा था, तो कर्ज बढ़ के नवंबर तक 23 खरब और 6 अरब तक जा पहुंचा है। एहसन मेहंदी साहब, देखिए, यू आर राइट कि ये जो क्वांटम है इसका ये बढ़ता जा रहा है और ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस को अब जो है वो तजावुज कर गया है। गवर्नमेंट के पास वेरियस जो है वो ऑप्शंस मौजूद थे। गवर्नमेंट की अपनी जो इक्विटी है उसको सेल ऑफ करने की, या फिर एक कंपनी जो किसी से रिसीवेबल है और किसी का पेबल है उसको नेट ऑफ करने की जो तजवीज की, और फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के अपने स्टेक जो है, जो इस कंपनी के रिसीवेबल है उनको अपने स्टेक बेच देना। आई थिंक नहीं थे तो असेंबली में जब अपोजिशन बेंचेस पे थे तो बता, जब खुद हुकूमत, अगर आप पिछले 2.5 थे असद उमर साहब, लेकिन पावर सेक्टर की बात कर रहा था तो कर्ज बढ़ के नवंबर साल में देखें तो मैं और 6 अरब तक जा पहुंचा है। एहसन मेहंदी साहब, तक 23 खरब। राइट कि ये जो देखिए यू आ रहा है और ये क्वांटम है इसका ये बढ़ता को अब जो है वो तजावुज कर गया है। 0.3 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ऑप्शंस मौजूद थे। गवर्नमेंट के पास वेरियस अपनी जो इक्विटी करने की, या फिर एक कंपनी जो किसी से रिसीवेबल है और है उसको सेल ऑफ तजवीज की और नेट ऑफ करने की जो कि आप कह रहे हैं, लेकिन वो उसकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट की है, कंजम्पशन में उस तरह ग्रोथ नहीं है। फैक्टर है जो कंट्रोल ये है कि अगर जीडीपी ग्रो करे एंड अगर बढ़े उसी तरीके से जो कैपेसिटी चार्जेस है वो आपको जो है इसका तरीकाकार ये जो इसको तो इंक्रीज तो बेहतर होगा। बाकी थेफ्ट को तो प्रॉपर कलेक्शन नहीं कर पाते की जाए तो वो एक तरीका है। और तीसरा जो तरीका वो ये कि जो एफिशिएंट प्लांट है, मिसाल के तौर पर आज भी टाइमली इंपोर्ट जो है जो एलएनजी से प्लांट कैपेसिटी पर चलाया जाए, फानस ऑयल और एलएनजी इनसार अगर एलएनजी एफिशिएंट प्लांट वहां से भी कंट्रोल किया जा सकता। ये जो आपने बात की गुजरात से भी करता हूँ बात है, चौधरी नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की सूरत हाल जान लेते हैं। कैसे हैं आप, ठीक है कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आपने जो बात की है जो मराद को और दो लान हुए हैं, एक तो आपको पीसी के पेश खंड के आएंगे, अभी तक बड़ा अच्छा काम होनी पड़ेगा वो भी उसको ठीक है। मतलब हो रही है चौधरी साहब आपसे दोबारा थे, मैं एहसन में जहाँ पर बात करते हैं वहाँ अगर हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर तमाम सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी मुरतब तजारती खसारा देख रहे हैं, इसी पर काम कर लेते, क्या कुछ बेहतर ना हो जाता? बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम उनको रेक्टिफाई। जी बिल्कुल, आई थिंक मामला इस वक्त हम देख रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसीज हो, वो इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंप्रूव कर जो इस वक्त हम देख रहे हैं पावर की अनएबिलिटी है तो टैरिफ काफी ज्यादा पॉलिसी ऐसी दरियाफ्त करनी पर सब्स्टिट्यूशन कर सकें। ऑटो से कम हो चुका है, बट जाहिर है जो आउटपुट है इसमें काफी ज्यादा रिसर्च आउटपुट है कॉटन का वो हायर साइड पर है, वो इम्पोर्ट करके रखी हुई होता है, तिजारत बढ़ जाता है। तो आई थिंक एक है जिस तरह से इस वक्त सर्व कर रहे हैं इसी तरह से ट्रेड इम्पोर्ट सब्सिडी चाहिए और इसके लिए जो है पर्टिकुलर एरिया को देने वापस जाहिर है इम्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है वहाँ पे हो। आई थिंक कि काफी का इस शोबे की सब्सिट्यूशन हो और इम्पोर्ट चेंज करके इस वे आई थिंक कि जो
दी जा सकती हैं वो दी जाए ताकि कम किया जा सके। तो आई थिंक इस वक्त जब गवर्नमेंट आई है सर्टेनिटी या फिर इकोनॉमिक सर्टेनिटी का जो है वो सामना है, गवर्नमेंट को वक्त देना लेकर आए। इस वक्त हम देख रहे हैं टेक्सटाइल पॉलिसी की बेसिस पर स्पेकुलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट का कुछ अरबों सेक्टर के लिए, लेकिन हम बड़ा सेक्टर है उससे काम भी करना चाहिए या नहीं? पैर खड़ा हो गया। मैं राणा साहब से भी सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पेंशन के हवाले से राहत सहूलतों को कुछ करार दे दिया, ये अचानक खड़ा हो गया। फिर जो पेंशनर उन्होंने कंट्री को बहुत, उनके भी कुछ हुकूक है। देखिए पेंशन हर है, अगर आप डिस्कोर्स को भी एंटरप्राइजेज हैं उनमें तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट, ये अपना जो उसी के अंदर से पेंशन पेगी, तो इसलिए पेंशन एक है और जब तक इसके लिए फंड्स को मेंटेन नहीं करेंगे और यदि आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे नहीं होगा। दूसरा है वो आपका जो है अगर हुकूमत की टैक्स कलेक्शन अखराजात नहीं कर सकेगी। पिछले आपका जो देखें आपको एक एग्जाम्पल एनर्जी के ऊपर एंड फाइनेंसिंग के ऊपर पॉलिसी, तो आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेज अपनी कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है, तो इसी तरह इंसेंटिव देने पड़ेंगे। पॉलिसी दी जो टेम्परेरी है जिसमें आप पाए हैं नए प्लांट की एक्सटेंशन के लिए, तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, फायर हो जाएगी 2000 की पॉलिसीज चाहिए। ठीक है, मैं एक साथ हैं और एहसन मेहनती साहब आता हूँ, तो जरा पेंशन वाले मामले 18% से जो कलेक्शन होती है पेंशन पे और दीगर मराहत जरूरी मामला है, कैसे या फिर इसके लिए भी एक मुतनाज़ मामला खड़ा हो जाएगा?
वेलकम बैक। एहसन मेहंदी साहब, राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, सर पेंशन की बात हो रही है, 18.7% जो मजमूई महसूलात हैं वो पेंशन और बाद रिटायरमेंट की माली सहूलतों की अदायगियों पर खर्च हो रहा है। यानी अगर मैं 2020 की बात करूँ 421 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए थे। सर ये पूरी दुनिया में होता है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, फिर हमें इतनी जल्दी इसकी प्रॉब्लम क्यों उठ गई? फिर ये कोई नया तनाज़ा ना जन्म ले ले। जाहिर है जो पेंशनर्स हैं उन्होंने इस मुल्क को सर्व किया और फिर गवर्नमेंट खुद ये स्कीम्स निकालती रही है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें, जैसे गोल्डन हैंडशेक और दीगर, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? देखिए, आई थिंक कि ये जो क्वांटम है काफी ज्यादा जो है इस वक्त का क्वेश्चनेबल क्वांटम है, और इसकी वजह ये है कि जो हमारे वसाइल हैं वो काफी ज्यादा जो है वो लिमिटेड हैं। इन सारी सिनेरियो को देखते हुए गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पॉलिसी सामने लेकर आ रही है कि जहां पर हम इन जो वसाइल की जो यूजेज है उसको मुस्तहकम कर सकें। जो आने वाली पेंशन है उसको भी हम कोई ऐसे मोड पे लेकर जाएं जहां पर हमें इसको जो एग्जिस्टिंग हमारी जो डिमांड है उसको भी हम जो है फुलफिल कर सकें। पीएसडीपी की जो मद के अंदर हम देखते हैं कि एलोकेशन इतनी ज्यादा भी है, बट उसके बाद हमारी जो यूटिलाइजेशन होती है वो पूरी नहीं होती। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट की दूसरे जो तरजीहात हैं उनको फोकस करने के लिए इस जो पेंशन का जो क्वांटम है उसको रिड्यूस करने की तजवीज़ात जो है वो दी जा रही हैं। अब आगे जाकर कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी कि जहां का जो गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं उनको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाएगा, और फिर ज्यादा से ज्यादा जो है इन मामलात में जहां पर हम पेंडेमिक देख रहे हैं और गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं काफी ज्यादा हैं, बहुत सारी ऐसी तजवीज़ात दी जा सकती हैं जिसमें रिटायरमेंट एज को भी बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो है वो इसकी जो कमिटमेंट्स है उसको कम किया जा सकता है, और फिर नीड बेसिस पर जो है इस पेंशन को जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है वो फोकस किया जा सकता है। तो आई थिंक ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि जहां पर इसकी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, और जो मुस्तहिक हो उसको पेंशन की तरफ लेकर जाया जाए, और जो मुस्तहिक ना हो उसको जो है वो उसकी जो रिटायरमेंट एज है उसकी भी जो है उसकी रेशनलाइजेशन हो सके। तो आई थिंक कि इसमें ग्लोबल हमने एनवायरनमेंट को देखना है, जो हमारी तरजीहात है उनकी तरफ फोकस करना है कि तमाम सिटीजन को जो है वो बेनिफिट मिले, और पेंशन जो है उसका जो क्वांटम है जीडीपी का उसको कम किया जा सके और उसको रेशनलाइज किया जा सके। तो आई थिंक कि काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज काफी लिमिटेड हैं, बट जाहिर है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, दो चीजें, एक तो महंगाई, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम महंगाई के साथ साथ जो आम आदमी के लिए बड़ा मसला है, चीनी कल 80 रुपये होती है, आज फिर 100 रुपये हो जाती है, 95 रुपये हो जाती है। ये समझ नहीं आता, ये जो माफियाज हैं ये कहाँ से निकल आते हैं? फिर महंगाई के कंट्रोल करने में क्या मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को? और फिर जो हमने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई हैं वो फाल नहीं दिखाई देती, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अपना किरदार अदा करता नहीं दिखाई देता। क्या सिचुएशन है सर? महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अब। देखिए, आपने शुगर की बात की, तो अभी तो नया क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू हो गया है, तो उम्मीद थी कि शुगर की प्राइसेस थोड़ी नीचे आएंगी, लेकिन महंगाई बेसिकली सर आई थी, फिर बढ़ गई राना साहब, फिर बढ़ गई 10 से 15 रुपए। देखिए, सबसे पहले तो कार्टेलाइजेशन को चेक करने की जरूरत है। दूसरा, सप्लाई डिमांड मेन ड्राइविंग फैक्टर होता है प्राइस हाइक के अंदर। अगर सप्लाई साइड पर डिस्ट्रप्शन होगी, चीजें जो है वो प्रॉपरली, ये कोविड सिनारियो के अंदर फूड इन्फ्लेशन रही है दुनिया भर में, क्योंकि आपका जो सप्लाई साइड है उसके ऊपर प्रेशर रहा। अभी भी आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर शिपिंग जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रही है कि कंटेनर्स की शॉर्टेज है और शिपिंग प्राइसेस काफी इंक्रीज कर गई हैं। तो ये अब तक रैशनलाइज हो जानी चाहिए, हुकूमत को इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर तवज्जो प्रॉपर दी जाए तो ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। अच्छा एहसन मेहंदी साहब, सर गैस बहरान एक अलग मसला है, गैस बहरान तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है कराची, नूरियाबाद और कोटरी की जो 12 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, कैप्टिव पावर वाली तमाम फैक्ट्रीज़ का अलग मसला है। सर ये भी एक नया मसला फिर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कहाँ देखेगी? गवर्नमेंट खुद मसाइल खड़े करके खुद कैसे देखेगी? देखिए, आई थिंक तो इसमें अच्छी अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग होती तो ये मामला जो है इस वक्त हम नहीं सकते थे, बट आई थिंक कि जो गवर्नमेंट है वो चैलेंजेस को समझ रही है। आगे गैस टैरिफ की रेशनलाइजेशन भी है, IMF का प्रोग्राम है। आई थिंक कि ये सारे मामला जो है उस प्रोग्राम के अंदर भी उठाए जाएंगे कि गैस की जो कमी है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है वो कम कर रही है। एट द सेम टाइम जो है गैस का जो प्राइसेस का बढ़ना है, आई थिंक कि वो भी जो है वो इंडस्ट्रियल जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको वीक कर रहा है। तो आई थिंक कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं कि जहां पर एक्सपोर्ट नंबर्स को हमने मीट करना है, और जाहिर है ग्रोथ भी देख रहे हैं, बट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी फोकस करना है।
हैं, बट हम अपेरेंटली गैस जो टैरिफ है उसको रेशनलाइज नहीं कर पाए हैं, और फिर इसके बाद हम सर्कुलर डेट प्राइसेस जो है वो अपेरेंटली इम्पैक्ट कर रहा है सारे गैस टैरिफ को। और फिर साथ में हम उसकी यूजेज की हम बात करें कि अगर यूजेज जो है वो नहीं होती, पूरे तरीके से सप्लाई नहीं मिलती, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फरोग कैसे हो सकती है और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर हमारे पास इसका एक डेड एंड है, जिसका कोई रिजॉल्व हमारे पास अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा, जबकि हम LNG पर जो है वो देख रहे हैं कि उसकी जो प्राइसिंग है वो अब इस वक्त तमाम कॉम्पिटेटिव इकोनॉमीज हैं उनसे ज्यादा प्राइस पर LNG इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है एक सब्स्टिट्यूशन LNG की तरफ जाता है। गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइसेंसेस जो है वो फरोख्त हो LNG की मद के अंदर, और फिर जाहिर है LNG जो इंपोर्ट हो वो कम से कम प्राइस पर हो। तो ये चैलेंजेस जो है गवर्नमेंट को जो है रिजॉल्व करने, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो तरजीहात है गवर्नमेंट की वो इसी तरफ होंगी कि गैस की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा और अपेरेंटली LNG एक सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल। ठीक है राणा साहब, सर जब पेट्रोल की बारी आई तब भी हमारे पास वो फैसिलिटी, वो टैंकर्स, वो बंकर्स नहीं थे कि हम स्टोरेज कर सकते। फिर LNG की बारी आई तो जब LNG दुनिया भर में एनर्जी और फ्यूल प्राइसेस गिर रहे थे तब हमारा फोकस नहीं रहा, हमें तब मुआहदे कर लेने चाहिए थे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, देखें LNG की प्राइसेस थ्रू आउट द ईयर जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि राइट टाइम पे आप राइट डील कर लें, जो कि आपने देखा नहीं हो सकी। और इस वक्त जब आप सर्दियों में जब आप LNG खरीदने जाएंगे स्पॉट के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको प्राइसेस जो है वो महंगी मिलेंगी, और सर्दियों से पहले जब प्राइसेस कम थी उस वक्त अगर डील स्ट्राइक कर दी जाती तो बेहतर रिजल्ट आता और आपको बेहतर प्राइसिंग मिल जाती। इसी तरह मैं समझता हूँ कि LNG पोर्ट बनाने की जरूरत है, जो कि नहीं बना, वो भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अनाउंस किया है कि वो बनाना शुरू कर देगी अब। तो यहाँ आपको LNG सप्लाई आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अपनी डिमांड को जो है आपको रैशनलाइज करके एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत LNG जो है वो इंपोर्ट करने का प्लान देना पड़ेगा। एहसन मेहंदी साहब, महंगाई को नीचे आता देख रहे हैं किसी सूरत हमने अपना जो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ बेहतरी तो कर ली है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का उस पर असर पड़ता नहीं देख रहे। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि महंगाई जो है कंट्रोल में नहीं आ रही, और आई थिंक कि कंट्रोल में लाने के लिए हमें जो रिस्पेक्टिव जो कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उनको हमने सरगर्म करना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट लेकर आनी पड़ेगी कि जहां पर जो आरती है उसका रोल कम से कम हो, ताकि इन्फ्लेशन लेवल को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकें, फेवरेबल कर सकें। पॉलिसी रेट चूंकि जिस तरह मैंने बताया कि पॉलिसी रेट 7% है और महंगाई 8% जो है रिकॉर्ड भी है, लास्ट हेडलाइन जो है ये चीज इंडिकेट करती है कि 100% तक जो है वो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। और जाहिर है IMF के साथ जब हम जो नेगोशिएशन कर रहे हैं उसमें बहुत काफी मुश्किल होगा कि इन पॉलिसी रेट को मुस्तहकम रख सकें। अब हमें पॉलिसी रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इसको हमने बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एहसन मेहंदी साहब बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियार राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।